नमस्कार। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज और चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। होपफुली को आपने ढंग से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक को लेंगे। वो टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ। बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल आराम से आज ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और चीज़ों को नोट डाउन भी करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं कूलाम का नियम। देखिए, गुलाम के नियम को का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखना पड़ेगा जो बार बार आपके काम आने वाली है। वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा बिंदु आवेश। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाकई बिंदु आवेश को हम किस प्रकार से फिजिकली विजुअलाइज करते हैं, बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज। एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा स्रोत आवेश, तो आप कहते हो सोर्स चार्ज। और एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा परीक्षण आवेश, तो हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं इनको आप किस प्रकार से फिजिकली विजुअलाइज करोगे और कैसे समझो। उसके बाद हम गुलाम का जो नियम है उसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। आइए हम इनको तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है। तीनों की मैंने परिभाषाएं लिखी है। बिंदु आवेश क्या है, स्रोत आवेश क्या है और परीक्षण आवेश क्या है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की मैंने क्या परिभाषा लिखी है? जब आवेशों का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो यानी नेग्लिजिबल हो तो वो बिंदु आवेश कहलाता है। बहुत बेसिक सी चीज। मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे देखिए, सपोज कीजिए कोई पॉइंट चार्ज, ये कोई चार्ज है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई चार्ज है और ये कोई एक चार्ज दूसरा है और ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्थित है, जिस डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया, डी। अब आपको क्या कहा है, बिंदु आवेश कौन से होंगे? बिंदु आवेश वो होंगे कि इन दो आवेश के बीच की जो दूरी है, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि वो इनकी जो साइज है, आवेश मान लीजिए स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार शेप में है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी, रेडियस होगी तो कुछ ना कुछ आकार होगा। तो वो जो आकार है वो दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो उस आकार को आप एक तरह से नेग्लिजिबल मान सकते हो। सपोज कीजिए, मैं इसको और ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। हम हमेशा डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? सेंटर टू सेंटर। तो मान लीजिए ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, और ये डिस्टेंस हो गई आपकी डी। तो अगर मान लीजिए इनका आकार बहुत बड़ा होगा तो सेंटर, सपोज कीजिए इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस कोई r2 है, अलग अलग मान लीजिए आकार के हैं तो, ठीक है, या समान आकार के दोनों की r1 r1 हो जाएगी। तो दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, अगर इनका आकार नेग्लिजिबल है तो वो d ही रहेगी। अगर इनका आकार नेग्लिजिबल नहीं है तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d प्लस 2r या d प्लस r1 प्लस r2। तो उस स्थिति में वो बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे। तो बिंदु आवेश का सिंपल सा मतलब क्या है कि वो एकदम पॉइंट टाइप के हैं, यानी उनका खुद का जो आकार है वो बहुत छोटा है। अगर हम दो आवेश लेते हैं तो उनके बीच की दूरी की तुलना में उनका आकार बहुत छोटा। बिल्कुल बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बता दी, आपको पता होना चाहिए, तो यही लिखा है ना। तो ये हो गया आपके बिंदु आवेश। अब अगला हम देखते हैं स्रोत आवेश। ये शब्द भी आपको बार बार सुनने को मिलेगा, सोर्स चार्ज। अब देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने आपको बताया कोई, मान लीजिए कोई एक चार्ज है क्यू। ये आवेश स्रोत आवेश है, तो इसकी क्या विशेषता होगी? उसकी विशेषता ये होगी कि कोई भी आवेश जो अपने चारों तरफ कुछ क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्रोत आवेश कहलाते हैं। यानी एक ऐसा चार्ज जो अपने चारों ओर अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करता है? एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये जो वर्ड मैंने बोला है क्षेत्र, अभी इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा। बेसिकली ये जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ये जो मैंने वर्ड लिखा ना क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम आगे कहेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। थोड़ी देर बाद आपको इसकी परिभाषा भी पता चल जाएगी। तो स्रोत आवेश का मतलब क्या हो गया? स्रोत मतलब होता है बेसिकली जो कुछ उत्पन्न कर रहा है। वो क्या उत्पन्न कर रहा है? वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न, ठीक है। तो ये हो गई स्रोत आवेश। फिर हम आते हैं परीक्षण आवेश पर। किस पर आते हैं? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। परीक्षण आवेश की परिभाषा मैंने यहां पर क्या लिखी है? वह आवेश जो स्रोत आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से प्रभावित होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने कहा ये कोई आवेश है जिसने चारों तरफ अपने क्या कर दिया? एक क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। और जैसे ही कोई दूसरा आवेश, जिसको मैं कैपिटल क्यू से दिखा दूं, वो इस क्षेत्र में आएगा तो वो क्या होगा? इससे प्रभावित। तो याद रखना, यहां पर आप देखो थोड़ी टेक्निकल चीजें, इसको बहुत आराम से आप समझिएगा। अब यहां पर कंफ्यूजन ये भी होता है कि किसको हम स्रोत माने और किसको परीक्षण माने। तो यहां पर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं
कि प्रत्येक आवेश तो स्रोत आवेश होता ही होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो अब आप कहोगे परीक्षण आवेश का क्या मतलब हो गया? तो यहां पर क्या करेंगे हम, पहले किसी एक आवेश को स्रोत आवेश मान लिया, अब वो एक तरह से हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब कोई दूसरा आवेश जिस पर आपको कोई ना कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, कोई मान लो उस पर कोई फोर्स निकालना या कुछ भी निकालना हो, तो जिस पर आपको कोई भी कैलकुलेशंस करनी होती है वो आपका हो जाएगा टेस्ट चार्ज और दूसरा हो जाएगा आपका सोर्स। अब मान लीजिए जिस पर कैलकुलेशन करनी थी, अब उसको मैं स्रोत आवेश मान लूंगा, तो जो दूसरा चार्ज होगा वो मेरा टेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल से अर्थों में आप समझ लीजिए कि टेस्ट चार्ज का तो मतलब होता है जिस आवेश पर आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे वो हो जाएगा आपका टेस्ट चार्ज, और जिसको आप क्षेत्र के रूप में देख रहे हो वो हो जाएगा आपका स्रोत आवेश। समझ गए इस चीज को आप? और मैंने एक चीज ये भी बता दी कि जब स्रोत आवेश के क्षेत्र में परीक्षण आवेश आएगा तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उससे प्रभावित होगा। इसको आप ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया में या किसी मोहल्ले में रहते हो, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ए है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ये मान लीजिए उसका एक एरिया है। एक कोई व्यक्ति दूसरा बी है, वो भी अपने किसी एरिया में रहता है। तो हर व्यक्ति का अपने एरिया में मान लीजिए अपना एक प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उस एरिया में कुछ उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है? अपना एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। अब मान लीजिए इसके क्षेत्र में ये बी आएगा, तो ये एक तरह से क्या हो गया, इसके लिए परीक्षण हो गया। अब जैसे ही ये इसके एरिया में बी आएगा तो वो क्या होगा, इससे प्रभावित होगा ही होगा। अब वो प्रभावित पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ये कोई आवेश जिसको आप परीक्षण कह रहे हो वो इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो वो भी इससे प्रभावित होगा। अब वो पॉजिटिव सेंस में होगा कि नेगेटिव सेंस में होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन आवेश की प्रकृति क्या है, ठीक है, वो चीज है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बार बार आपके काम आएगी वो मैंने आपको बता दी और आपको ध्यान से समझ में आ भी गई हो। बस ध्यान ये रखना है कि स्रोत का मतलब हो गया जो कुछ उत्पन्न कर रहा है। उत्पन्न क्या कर रहा है? क्षेत्र। और उस क्षेत्र को थोड़ी देर बाद में नाम दूंगा विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? अब देखिए, जब हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो वहां पर मैंने एक शब्द बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैंने वहां पर आपको कहा था कि ये शब्द अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। तो अब उसका टाइम आ गया है कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मीनिंग बता सकूं, ठीक है। मैंने वहां पर एक शब्द क्या लिखा था, यहाँ पर आप देखिए, उसको मैंने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। अब ये क्या है इसको आप समझिए। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी का सिंपल सा मतलब है कि ये एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि जो आवेश आप आवेश लोगे वो आवेश हमेशा कैसे होंगे, स्थिर होंगे। ये ध्यान रखना है कि इस ब्रांच के अंतर्गत हम ऐसे आवेशों को डिस्कस करते हैं या ऐसे आवेशों के प्रभाव को डिस्कस करते हैं जो कैसे होते हैं, जो होते हैं आपके स्थिर या स्टेशनरी। स्थिर या स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आवेश गतिशील नहीं होंगे। गतिशील अगर आवेश होंगे तो वो एक नई ब्रांच होगी जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या सिंपल सा मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जो आवेश है वो स्थिर होने चाहिए। अब फिर आप एक प्रश्न करोगे कि आपने तो आवेश की दो प्रकार की प्रकृति बता दी, एक आपने कह दिया स्रोत आवेश, एक आपने कह दिया परीक्षण आवेश, तो कौन सा आवेश स्थिर होना चाहिए? तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि आप स्टडी करोगे जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्रोत आवेश होगा, स्रोत आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो स्रोत आवेश है वो स्थिर होना चाहिए। परीक्षण आवेश पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो स्टेशनरी भी हो सकता है और वो मूवेबल भी हो सकता है। क्योंकि मूवेबल तो हो सकता है, मान लीजिए सपोज करो इस क्यू को आपने स्रोत का, तो इसका चारों ओर का एक क्षेत्र हो गया। अब ये कैपिटल क्यू है, अगर कैपिटल क्यू मान लीजिए इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा। तो इसको इसके प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए ये जो परीक्षण आवेश है वो गतिशील होना चाहिए। गतिशील भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। स्थिर का मतलब मान लीजिए यहाँ पर पहले से ही स्थित है इसके प्रभाव क्षेत्र में, ठीक है ना, वो अलग स्थिति हो। तो कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत स्रोत आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत तो होने ही चाहिए, पॉइंट चार्ज तो होने ही चाहिए। परीक्षण आवेश पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कूलाम के नियम के स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले जो दो तीन छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से बता दी। आप इसको आराम से नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको ध्यान से समझ भी लीजिए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर जिसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। उसके स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर देखने वाले। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि कूलाम का जो नियम है वो बहुत बेसिक नियम, बेसिक प्रिंसिपल एक तरह का, ठीक है ना। अभी हम उसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना उस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन है उसको आप डेराइव नहीं कर सकते। वो क्या किया गया था कूलाम के द्वारा, खूब सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे एजम्पशन के बेस पर और उसके आधार पर उन्होंने उस नियम को प्रस्तुत किया था। तो आप उसको डेराइव नहीं कर सकते हो, वो है उसी फॉर्मेट में, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। अब उसको समझते हैं।
यहाँ पर मैंने लिखा है कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ। पहले इस स्टेटमेंट को मैं बताता हूँ, फिर इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है, स्रोत आवेश की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है? अब इसको आप समझिए पूरे डायग्राम से। मैंने क्या कहा, स्रोत आवेश की उपस्थिति में मान लीजिए आपके पास ये कोई आवेश है Q, इसको मैंने क्या कह दिया, स्रोत आवेश के। तो क्या कह दिया, स्रोत आवेश के। और आपको पता है स्रोत आवेश है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये लीजिए मैंने इसके चारों ओर एक बना दिया क्षेत्र। क्लियर है? अब फिर मैंने आगे क्या कहा कि स्रोत आवेश की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो मान लीजिए ये कोई Q परीक्षण आवेश है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं, ये आपका हो गया परीक्षण आवेश और ये आपका Q क्या हो गया, स्रोत आवेश। ठीक है, ये आपका हो गया स्रोत आवेश। तो अब देखिए एक चीज यहां पर समझिए कि परीक्षण आवेश जब तक इस स्रोत आवेश के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा तब तक तो दोनों के बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्शन या कोई प्रकार का बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा किसी भी रेंज में, यहां आ जाओ कहीं भी आ जाओ, मान लीजिए इस किसी पॉइंट पर आ गया Q, है ना, इस पॉइंट पर आ गया Q, ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। तो जैसे इसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो मैंने आपको क्या बताया, वो इसको प्रभावित करेगा। अब वो प्रभावित पॉजिटिव सेंस में नेगेटिव सेंस में कर सकता है, वो डिपेंड करेगा दोनों की प्रकृति पर। यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है, स्रोत आवेश की उपस्थिति में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, प्रभावित करने का मतलब हो गया एक तरह का बल। तो जैसे उसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा तो एक बल लगेगा, तो इन दोनों के बीच में और इसके बीच में, अभी आवेश यहां पर आ चुका है, ठीक है ना, ये आवेश यहां आ चुका है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो कूलाम ने उस बल के बारे में ही बताया, उन्होंने उस बल के मैग्नीट्यूड यानी उसके परिमाण के बारे में भी बताया और उस बल की दिशा के बारे में भी बताया कि उस बल की दिशा क्या होगी, है ना, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो आपको उसके परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या बताया, अब आगे देखिए। तो उसने ये बताया कि उन दोनों के बीच में जो बल लगता है, जिसको मैं F से डिनोट करूंगा, किससे, F से, वो क्या होगा, उसका परिमाण क्या होगा, उसका परिमाण होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल। दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, एक का स्मॉल क्यू एक का कैपिटल क्यू, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू Q, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी को मान लो आप स्मॉल r कहते हो, तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और उसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कूलाम ने निकाल करके, और ये कोई ऐसे डेराइव नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार के कर करके देखा, वो एक चार्ज लिया और फिर कोई किसी दूसरे को परीक्षण मान लिया और इस प्रकार से जब उसके प्रभाव क्षेत्र में लाए तो चेक किया क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कुछ ना कुछ बल लग रहा है। ठीक है, और फिर बल के परिमाण उन्होंने बार बार करके खूब सारी कैलकुलेशंस की, तब ऐसा पाया कि ये जो बल का परिमाण है वो इस प्रकार से आ रहा है कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना, जिसको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स तो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कूलाम के नियम का, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जहां पर स्मॉल क्यू आपका स्रोत आवेश है, कैपिटल क्यू आपका परीक्षण आवेश। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन में आपको और करता हूं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज मैंने पहले दिन ही बता दी थी कि जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जब आवेश असमान प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में होता है आकर्षण। वो बात भी यहीं पर लागू है कि अगर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दोनों अगर आपके अलग अलग प्रकृति के, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। आपको पता है जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कोई स्थिरांक आता है, स्थिरांक को मैं यहां पर लिखूंगा k q q अपॉन r स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। अभी मैं केवल बल का परिमाण लिख रहा हूं, वेक्टर रूप में नहीं लिख रहा हूं, वो हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, जहां पर मैं उसकी डायरेक्शन को भी बताऊंगा, तो हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया k, और ये जो k है आपका, उस k को हम इस प्रकार से लिखते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये एक नया स्थिरांक है, अपसाइलन नॉट। क्या है, अपसाइलन नॉट। तो इस k का मान ये होता है, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और अगर मैं इसकी यूनिट देखना चाहूं तो बल की यूनिट हो गई न्यूटन, आर की हो गई मीटर, तो मीटर स्क्वायर,
और अपॉन में Q इंटू क्यू यानी कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपको याद भी रखनी है एज इट इज, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब हम देखते हैं ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिखा है, तो यहां पर जो ये आपका ये जो आपका अपसाइलन नॉट है, अपसाइलन नॉट, ये अपसाइलन नॉट है क्या बेसिकली, ये होती है आपके निर्वात की विद्युतशीलता। ये क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, या इसको आप कहते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस। तो ये आपको ध्यान रखना, एप्सिलॉन जीरो का मतलब हो गया ये। तो यहाँ पर जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, उस स्थिति में ये जो आवेश है दोनों ही वो किस में स्थित है, एक फ्री स्पेस में या वैक्यूम में स्थित है, तब उनमें बल का मान ये होगा। अब मान लीजिए दोनों आवेश किसी मीडियम में स्थित हो, किसी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो सकता है, तो जब कभी वो माध्यम में स्थित होंगे तो उसका मान कुछ बदलेगा। ये फॉर्मूला जो निकल करके आया है ना, ये वाला, मैं इसको एक बार वापस लिखता हूं। अभी देखो आपने ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, एफ, आपने जो एफ 1/4 पाई क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो जब कभी भी आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, तो वो जो बल इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है वो एक तरह से फ्री स्पेस में या एयर में, हवा में लगने वाला बल है। तो यहां पर इसको अलग से दर्शाने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, एफ एयर। ध्यान रखना, एयर का मतलब कि आवेश उस समय कहां स्थित है, किसी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में स्थित है। तो ये फॉर्मूला एयर के लिए है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगला प्रश्न कहता हूं कि ये जो दोनों आवेश हैं वो किसी माध्यम में स्थित हो, तो याद रखना माध्यम, किसी भी माध्यम में स्थित होगा, तो ये तो आपने लिखी है विद्युतशीलता निर्वात की। जब कभी भी कोई माध्यम होगा तो माध्यम की भी अपनी एक विद्युतशीलता होती है, उसको हम दर्शाते हैं सिंपल अपसाइलन से। किससे दर्शाते हैं, सिंपल अपसाइलन। ये तो था अपसाइलन नॉट, उसको हम दर्शाएंगे सिंपल अपसाइलन। वो भी मैं चीजें आगे लिख देता हूं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कई बार पूछते हैं चीजें, कंपैरिजन में काम में आती है। तो आप एक बार देखिए, अब यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, कि यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, जिसकी विद्युतशीलता, हम कहते हैं परमिटिविटी की विद्युतशीलता अपसाइलन हो, तब तब दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा, तब हम बल को लिखेंगे F। और अब ये किसी मीडियम में है तो इसको मैं MED यानी ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना, F मीडियम, कोई मीडियम है, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन हो जाएगा। अपसाइलन नॉट ही रहेगा, अब क्या रहेगा, अपसाइलन। बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों ही फॉर्मूला आपको ये देखना है कि जो आवेश है वो फ्री स्पेस में या किसी मीडियम में, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आप और यहाँ पर समझिए, देखो मैं बताता हूँ, एक फॉर्मूला और काम में आता है छोटा सा, कि जो अपसाइलन होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर। अब यहाँ पर आपको अपसाइलन का मतलब तो पता चल गया, अपसाइलन का मतलब हो गया कि कोई भी मीडियम है उसकी विद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट का भी मतलब पता चल गया कि फ्री स्पेस की विद्युतशीलता। तो ये अपसाइलन आर क्या है उसको भी आप थोड़ा समझिए। अपसाइलन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सिंपल सा मतलब है, सापेक्षिक का मतलब क्या हो गया कि एक तरफ आपकी मीडियम है, एक तरफ एयर है, तो एयर की तुलना में मीडियम में कितनी होगी वो कहलाती है सापेक्षिक। हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा काम में आएगा। सापेक्षिक का मतलब आप समझ ही सकते हो, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसको हम एयर कह दिया। अब एयर के अलावा आप कोई भी मीडियम लेते हो तो उस स्थिति में बल का मान कितना होगा, तो उस बल का मान आप
इन दोनों के अनुपात एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के रूप में निकाल सकते हो, और वो अनुपात ही क्या कहलाता है आपका एप्सिलॉन आर कहलाता है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत अच्छा नियम है, कई बार हम भूल जाते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर होगा या एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर होगा। यहाँ पर मैं एक बहुत शानदार ट्रिक आपको बताता हूँ, एक शब्द मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको समझाने के लिए देखना क्या लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अक्सर दोस्ती नियम, ये सिर्फ समझने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, वैसे होगा नहीं लेकिन फिर भी अगर हो तो आप ध्यान रखना। अक्सर दोस्ती नियम का मतलब क्या हो गया, ये देखो यहाँ भी कुछ नीचे जीरो लिखा हुआ है, यहाँ भी आर है, तो ये दो अलग अलग अक्षर है, इनमें दोस्ती होती है तो ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर मल्टीप्लिकेशन में साथ रहेंगे और वो किसके बराबर हो जाएंगे, एप्सिलॉन के बराबर। छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, आप भी बना सकते हो, याद रखना। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने देख लिए, एयर में भी देख लिया और मीडियम में भी देख लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दो आवेश हैं, दोनों किसी माध्यम में स्थित हैं और दोनों फ्री स्पेस में स्थित है, तो दोनों में किस स्थिति में दोनों के बीच में बल ज्यादा लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आपको एफ मीडियम और एफ एयर में कंपैरिजन करके बताना है। अब उसके लिए आपको चीज ये भी ध्यान रखनी है, एप्सिलॉन आर जो है उसका मान हमेशा आपके एक से ज्यादा होता है, ये फैक्ट है जिसको आप यहां नोट भी कर लीजिएगा। तो एप्सिलॉन आर है उसका मान हमेशा एक से ज्यादा होता है, और एप्सिलॉन आर है क्या, बेसिकली एप्सिलॉन आर है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है वो निर्वात या फ्री स्पेस की विद्युतशीलता से ज्यादा। ये चीज अगर आपको पता है तो अब आप इन दोनों का कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हो। देखते हैं हम उसका कंपैरिजन करते हैं। देखो आप एक बार देखिए, तो मैं एक बार वापस यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो दो फॉर्मूले हमने क्या क्या लिखे हैं, एक लिखा है एफ एयर, वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक है आपका एफ मीडियम, वो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब अगर मान लो मुझे दोनों का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन में क्या लिखूंगा, एफ मीडियम अपॉन एफ एयर। जैसे आप डिवाइड करोगे ये क्यू क्यू आर स्क्वायर सब कट जाएंगे, 1/4 पाई कट जाएंगे, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये एप्सिलॉन तो नीचे है तो नीचे आ जाएगा, और ये 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे है तो वो चला जाएगा ऊपर। तो आप खुद देख लीजिएगा इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आपको पता रखनी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे बिल्कुल इजी निष्कर्ष निकल रहा है क्या। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपका जो एफ एयर है वो किसके बराबर हो गया, या इसको आप एक बार थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ मीडियम ऑन एफ एयर। अक्सर दोस्ती नियम का मतलब क्या है, ये एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन चला गया, यहाँ से आपका देखो क्या आ गया, एफ एयर इक्वल टू एप्सिलॉन आर एफ। ये भी आपको ध्यान रखना, और आपको पता है एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपका जो एफ एयर है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एफ मीडियम से ज्यादा होगा ही होगा। यहाँ से एक कॉमन निष्कर्ष आपका निकल रहा है, मैं बता देता हूँ। तो आपका एफ एयर है वो हमेशा एफ मीडियम से ज्यादा ही हो, और वो आपको वैसे भी पता चल रहा है। देखो आपको पता है एप्सिलॉन का मान क्या है, एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा वाली संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो तो उस क्वांटिटी का मान क्या होगा, उस तुलनात्मक रूप से कम हो जाए। एफ मीडियम हमेशा एफ एयर से कम होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है जो आप ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काम आती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम के नियम को अच्छे से देखा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप जो अपनी बुक पढ़ोगे 12th क्लास की, उसमें हो सकता है कि जो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट है वो इस तरह से ना दिया। ये तो मैंने बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको बताया, और आपको ये पता होना चाहिए आपकी बुक में क्या स्टेटमेंट है वो ठीक ऐसा ही, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। देखो मैंने यहाँ पर एक परिभाषा और लिखी है, अन्य अर्थों में, अन्य मतलब आप अलग से अर्थों में भी कूलाम के नियम को कैसे बता सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, देखो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पीछे वाला सेंटेंस तो वही है कि दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन यहां मैंने थोड़ा स्रोत और परीक्षण आवेश की बात नहीं की, मैंने सिंपल सा क्या कह दिया, दो बिंदु आवेश। मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु आवेश है, एक है सपोज करो
Q1, दूसरा है सपोज करो Q2 और दोनों किसी डिस्टेंस r पर स्थित है। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई भी आवेश हो, ठीक है ना, हर आवेश स्रोत आवेश होता है। अब डिपेंड करता है आप किसको स्रोत मान रहे हो, तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्रोत परीक्षण की बात ही नहीं की, मैंने तो कह दिया कि किसी फ्री स्पेस में या किसी भी मीडियम में दो आवेश इस प्रकार से स्थित है, तो आपको पता है दो आवेश अगर किसी दूरी पर स्थित है, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा ही लगेगा। और उस बल को हम कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। और वो बल सिंपल सा क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हो, F अगर मान लीजिए एयर में है यानी फ्री स्पेस में, तो F एयर क्या हो जाएगा, F एयर हो जाएगा F एयर समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे आप इसका समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो वापस वही कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर मान हो जाएगा आपका F एयर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इस तरह से भी आप इसका मान निकाल सकते हो। आपकी बुक में इस प्रकार का फॉर्मूला दे रखा है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। मैंने यहाँ पर दोनों आपको एक्सप्लेन करके बता। मीडियम के लिए भी लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह सिंपल सा क्या आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में कूलाम बल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उनको हम सीखेंगे। और चूंकि आपको पता है कि बल एक सदिश राशि है, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं उसको भी हम समझेंगे। वो हम सारे काम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इन लेक्चर्स को आराम से सुनिए, नोट्स बनाइए, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप आराम से हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।